अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 12th के सभी बच्चों का आज की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे आप सभी को पता है, उस टॉपिक का नाम है रासायनिक बलगतिकी, जिसे हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे थे। मैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ जो क्वेश्चन या तो बोर्ड में पूछे गए हैं या बहुत पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझिएगा और अच्छे तरीके से इनको लिख कर याद कर लीजिएगा। निश्चित रूप से ये आपको पेपर में बहुत हेल्प करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों के इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते हो। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। देखिए, हमने क्वेश्चंस यहाँ पहले लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो? बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है। यूपी बोर्ड के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो। उसके बाद उसी से रिलेटेड मैंने दो क्वेश्चन और ले लिए। देखो, अभिक्रिया की कोटि अभी मैं पढ़ाऊँगा, तो अभिक्रिया की कोटि तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, -1 हो सकती है। मतलब अभिक्रिया की कोटि कुछ बहुत सारी निकलेंगी, मगर उसमें से हम लोगों को दो रिएक्शन डिटेल में पढ़नी पड़ती हैं। एक का नाम है शून्य कोटि की अभिक्रिया और दूसरा होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो देखो, मैंने थोड़ी थोड़ी डिटेल को इसी के साथ रिलेट करने की कोशिश करी है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है शून्य कोटि की अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए, और एक दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आगे लिखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए समथिंग, ये कुछ लिखा हुआ है, समीकरण का सूत्र लिखा हुआ है, इसे आपको सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसके आंसर को कैसे लिखेंगे। देखो, समझना यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हम एक कोई रिएक्शन मान लेते हैं। ठीक है, मैं सॉल्यूशन नंबर 1 लिख रहा हूँ, अपने पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, हमने लिखा कि माना अभिक्रिया A मोल्स ऑफ A B मोल्स ऑफ B इज इक्वल टू C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D है। ठीक है, ये हमने कोई रिएक्शन मान ली। हम आपसे पूछें इसमें अभिकारक कौन है, तो आप कहोगे कैपिटल A, कैपिटल B, ये हमारे रिएक्टेंट हैं, अभिकारक हैं। हमारे प्रोडक्ट क्या हैं, तो कहोगे ब्रैकेट C, ब्रैकेट D, सॉरी ब्रैकेट कह रहा हूँ, ये C और D हमारे क्या है, प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं। तो देखो क्या होता है, जो हमारा रिएक्शन का रेट है, कहें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है जो अभिक्रिया की दर है, इसी को हम हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया का जो वेग है, या कहें तो अभिक्रिया की जो दर है। वेग और दर में से आप कुछ भी बोल सकते हो। अभिक्रिया की दर है, इसको हम R लिखते हैं। ठीक है, अभिक्रिया की दर, इसको हम ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं, R, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, R। ये समानुपाती होता है अभिकारक A की सांद्रता और अभिकारक B की सांद्रता, और इसके पावर में आता है P और ये आता है Q। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। मैं चाहता तो सीधी परिभाषा लिख सकता था, मगर मैंने सीधी परिभाषा नहीं लिखी है, इसको मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा देख लो। देखो, हमने कोई रिएक्शन मानी A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B बराबर C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। अगर हम इस रिएक्शन के लिए प्रैक्टिकली फाइंड आउट करें, मतलब हमने ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है, प्रयोगों द्वारा पाया। ये क्या लिखा है, प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया, प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया। प्रयोगों द्वारा क्या ज्ञात किया कि जो अभिक्रिया का जो वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ये अभिकारकों की सांद्रता की घात P और अभिकारक B की सांद्रता की घात Q के समानुपाती है। ठीक है, एक उदाहरण के लिए देखो, मैं इसी में एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमने लिखा 2A प्लस B बराबर प्रोडक्ट। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, मैं अभी आपको परिभाषा लिख दूंगा।
2a प्लस बी बराबर प्रोडक्ट। ये हमारे पास कोई एक अन्य रिएक्शन है। हमने इसके लिए देखा कि प्रायोगिक वेग समीकरण, प्रायोगिक वेग समीकरण, प्रायोगिक वेग समीकरण का मतलब समझते हो आप? प्रायोगिक वेग समीकरण मतलब जो अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की जो दर है दैट इज r, ये समानुपाती है a की पावर p एंड b की पावर q। ये प्रायोगिक वेग समीकरण है, ध्यान से समझना। अगर हम इसी को प्रायोगिक न लिख करके लिखें सैद्धांतिक, सैद्धांतिक वेग समीकरण क्या है? सैद्धांतिक वेग समीकरण का मतलब एक ऐसा समीकरण जिसे हम देख कर लिख सकते हैं। सैद्धांतिक समीकरण क्या है? अभिक्रिया की जो दर है दैट इज r, ये प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा a की पावर 2 और b की पावर 1। ये है हमारा सैद्धांतिक समीकरण। ठीक है, आप ध्यान से समझो, ये सैद्धांतिक समीकरण हमने लिखा है। इसी को हम बोलते हैं, आपको याद होगा, इसी को हम बोलते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। इसी को हम बोलते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। देखो आप यहाँ पर समझो, अगर हमारे पास मान लो ये रिएक्शन दी हुई है और इस रिएक्शन को देखकर हम अभिक्रिया का वेग समीकरण लिख दें, देखकर, प्रैक्टिकल नहीं करें, देखकर अगर हम अभिक्रिया का समीकरण लिख दें तो ये समीकरण आएगा। और इस समीकरण को देखकर देखो कि अगर हम ए की, ये ब्रैकेट ए क्या है? ये है ए की सांद्रता। ये ब्रैकेट ए क्या है? ए की सांद्रता। और ब्रैकेट बी क्या है? बी की सांद्रता। देखो ब्रैकेट ए क्या है? ए की सांद्रता। और ब्रैकेट बी क्या है? बी की सांद्रता। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर सोचो कि अगर हम ए की सांद्रता को 2 गुना कर दें, ए की सांद्रता को 2 गुना कर दें तो 2 का स्क्वायर है मतलब 4, तो 2 का स्क्वायर होगा मतलब 4 निकलेगा बाहर। सेंस ये है कि अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाएगा। ध्यान से समझना, हमारे पास ये रिएक्शन दी है, अगर इस रिएक्शन को देखकर हम सैद्धांतिक समीकरण लिख दें तो ए की सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग 4 गुना हो जाना चाहिए। बी की सांद्रता 2 गुनी करने पर, पावर में देखो 1 है तो 2 की पावर 1 होगा मतलब 2 निकलेगा बाहर, मतलब बी की सांद्रता 2 गुना करने पर वेग 2 गुना होना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए। देखो हमारे पास समीकरण दिया है, उस समीकरण से हमने अभिक्रिया की दर सैद्धांतिक रूप में लिखी, मतलब देख करके लिख ली। अगर देख करके लिखी और ये सही लिखी है तो ऐसा होना चाहिए कि ए की सांद्रता दुगनी करने पर वेग 4 गुना होना चाहिए, बी की सांद्रता दुगनी करने पर वेग 2 गुना होना चाहिए। ऐसा प्रयोगों का रिजल्ट आना चाहिए। अगर रिजल्ट सही आया तो यही सैद्धांतिक समीकरण हमारा प्रायोगिक समीकरण हो जाएगा, मतलब यही सैद्धांतिक समीकरण हम यहाँ लिख देंगे। मगर यदि रिजल्ट अलग आया, हमने कहा ए की सांद्रता दुगनी करने पर वेग होना तो चाहिए 4 गुना, मगर हो गया केवल 2 गुना, तो इसका मतलब इसकी पावर में कुछ और संख्याएं आएंगी। तो पावर में जब कुछ और संख्याएं आएंगी तो हम बोलते हैं कि हमने कोई अभिक्रिया लिखी, उसका हमने प्रायोगिक वेग समीकरण निकाला। ये जो लिखा है ये वेग समीकरण है और ये प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया है, केवल देखकर नहीं निकाला। अगर देखकर निकालते तो ए की पावर ए कहलाता, बी की पावर बी कहलाता। तो हमने कोई समीकरण दिया हुआ है, उस समीकरण का हमने प्रायोगिक वेग समीकरण ज्ञात किया। हमारे पास कोई समीकरण दिया था, उसका हमने प्रायोगिक वेग समीकरण निकाला और उस वेग समीकरण में अभिकारकों की घात में जो भी होता है उसी को बोलते हैं, ये जो P है इसको क्या बोलेंगे? A के सापेक्ष कोटि। ये Q है, इसको क्या बोलेंगे? B के सापेक्ष कोटि। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जहाँ P बराबर क्या है? P बराबर है अभिकारक A के सापेक्ष, अभिकारक A के सापेक्ष कोटि। Q बराबर क्या है? Q है अभिकारक B के सापेक्ष कोटि, B के सापेक्ष कोटि। और अभिक्रिया की कुल कोटि क्या है? अभिक्रिया की कुल कोटि जिसको हम लिखते हैं n, ये कितना हो जाएगा? P प्लस Q हो जाएगा। ये अभिक्रिया की हो जाएगी कुल कोटि। ये है A के सापेक्ष कोटि और B के सापेक्ष कोटि। तो देखो
इससे हमारा रिजल्ट क्या निकला, इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित उन अभिकारक अणुओं की संख्या जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। ये बेटा हमारी परिभाषा है, ध्यान से समझो, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ सकते हो। देखो ये समझाने के लिए मैंने ये तामझाम लिया है, अगर आपको केवल याद करना होता तो याद करना बड़ा आसान है। देखो हमने ये कोई अभिक्रिया ली, इसका हमने प्रयोग से पता किया कि वेग समीकरण क्या होगा, हमने वो लिख दिया। चांस की बात है कि जो हमने थ्योरी से लिखा वही हमारा प्रयोग से लिखा तो ये आया और थ्योरी से लिखा तो ये आया। अब ये हो सकता है बराबर हो या हो सकता नहीं भी बराबर हो, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। तो देखो ये अभिकारक के अणु थे कितने, 2, मगर निर्भर किस पे कर रही है, पी पर। मतलब ये पी क्या है, ए की संख्या एक्चुअली तो 2 है, मगर ए की पावर में पी लिखा है। बी की संख्या एक्चुअल में तो 1 है, मगर इसमें पावर में क्या लिखा है, क्यू लिखा है। तो अभिकारकों की वह संख्या, देखो संख्या तो 2 और 1 है, मगर अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिस पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, उसी को बोलते हैं उस अभिकारक के सापेक्ष उस अभिक्रिया की कोटि। ये P क्या है, A के सापेक्ष कोटि, Q क्या है, B के सापेक्ष कोटि, और कुल कोटि क्या हो गया, जिसको हम जोड़ देंगे P + Q। तो आई थिंक आप सभी लोगों को अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा आ गई होगी, नहीं आई हो तो आप इसको रिपीट करके वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, एक उदाहरण सहित स्पष्ट करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये बोर्ड में 2012, 14, 18, 19 पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। देखो हमने फिर से वही चीज़ करी, हमने कोई रिएक्शन पहले मान ली, ठीक है, माना अभिक्रिया A = प्रोडक्ट। यदि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिक्रिया का जो वेग है जिसको हम लिखते हैं R, यह समानुपाती हो जाएगा A⁻0। देखो अभी भी लिखना सिखाया है, या फिर हम लिखेंगे R = K × A⁻0। और किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो R बराबर क्या हो गया, K, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यदि किसी अभिक्रिया का वेग, यदि किसी अभिक्रिया का वेग उसमें या उसके अभिकारकों, की सांद्रता के 0 के समानुपाती होता है, 0 के समानुपाती होता है,
अर्थात अभिक्रिया का वेग, अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारा परिभाषा है। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, खुद से देख लो। अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की शून्य घात की सांद्रता की शून्य घात, अभिकारक A है, उसकी सांद्रता ब्रैकेट A है और उसकी 0 पावर के प्रोपोर्शनल है। तो रिएक्शन का अगर वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है और शून्य घात के समानुपाती होगा, इसका मतलब रेट कांस्टेंट रहेगा, A पर निर्भर नहीं करेगा। तो वही लिखा है, यदि किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। आप चाहते तो ये ऊपर वाला उदाहरण लिख सकते थे, मगर ये एग्जाम्पल नहीं है, ये तो जनरल एग्जाम्पल है। हमने कोई मान लिया कि रिएक्शन A इज इक्वल टू प्रोडक्ट है, बट जब हम इसका एक उदाहरण लिखेंगे तो बेहतर होगा कि आप कोई एक उदाहरण अच्छा सा लिख दें। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। H2 + Cl2 बराबर H nu 2HCl। ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये एक रिएक्शन है। इसमें लिखोगे प्रायोगिक तौर पर पाया गया, प्रायोगिक तौर पर पाया गया कि अभिक्रिया की दर या कहें तो वेग समानुपाती है H2 की पावर 0 एंड Cl2 की पावर 0, दैट इज R बराबर क्या है K। तो आप खुद से देखो कि जो हमारा वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती है, इसलिए ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसलिए ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, बिल्कुल याद कर लीजिए। आपसे पूछा जाएगा 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, आपका बहुत सीधा सा आंसर है कि किसी अभिक्रिया का वेग यदि अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती है अथवा अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर भूल जाओ एग्जाम्पल तो ये लिख देना, अदरवाइज बढ़िया एग्जाम्पल है, ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसको लिखने की आप कोशिश करना, लिख लो, एक बार याद हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है। यहीं पर आप वेग स्थिरांक का मात्रक भी निकाल सकते हो। आपसे पूछता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, तो बताओ K का मात्रक क्या होगा, जो R का मात्रक होगा, और R क्या है वेग, और वेग का मात्रक क्या होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो अगर हम कहें, अगर हम यहीं पर लिखें कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का मात्रक, वेग स्थिरांक K का मात्रक क्या आएगा, वेग स्थिरांक K का मात्रक क्या आएगा, तो वेग स्थिरांक K का मात्रक होगा जो R का मात्रक होगा, और R का मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये आएगा K का मात्रक। तो आप सभी लोगों को इसका मात्रक भी याद होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन था, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। देखिए अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। हमारा थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला हम डेरिवेशन के तौर पर करने वाले हैं, इसको हम डिराइव करेंगे, और डिराइव करने के बाद इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसके बाद इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सभी लोगों को इस फॉर्मूले पर बेस्ड
होंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन मुझे करना है, मैं अभी कर रहा हूँ डेरिवेशन। डेरिवेशन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपसे कम पूछा जाता है, मगर बाकी फॉर्मूले जितने भी हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इस्तेमाल करेंगे, उन सभी का जो ओरिजिन है, जो हम कहेंगे कि मेन फार्मूला है, वो ये वाला है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। आपसे लिखा गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्या समझते हो। सेम चीज़ है, हमने फिर लिखा, माना अभिक्रिया A इक्वल्स टू प्रोडक्ट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया की जो दर है, या कहें तो अभिक्रिया का जो वेग है, वो समानुपाती होगा a की पावर 1, या कहें तो r बराबर k इंटू a की पावर 1, ये आएगा। इसके बिहाफ पर हम परिभाषा क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये हमारा परिभाषा हो गया। अब इस परिभाषा को आप एक जनरल एग्जाम्पल से शो कर सकते हैं। अगर जनरल एग्जाम्पल नहीं लिखना है, आपको मेन एग्जाम्पल लिखना है, तो उसके लिए मैं 2 एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर पहला है कि N2O5 को अगर हम विघटित करें तो 4 मोल्स ऑफ NO2 प्लस O2 बनता है। ये हमारी रिएक्शन का प्रायोगिक तौर पर देखा कि जो रेट है, दैट इज़ R है, ये N2O5 की सांद्रता पर प्रथम घात के समानुपाती होता है, या कहें जो R है वो K इंटू N2O5 की पावर 1। ये देखो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा, प्रायोगिक तौर पर हमने देखा, ये हमें सपना नहीं हो रहा था कि ऐसा क्यों आ गया, ये हमने प्रयोगों से निकाला, और निकालने के बाद लर्न कर लिया कि इस रिएक्शन में अभिक्रिया का वेग N2O5 की फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैं इसका एग्जाम्पल नंबर दूसरा भी लिखता हूँ। NH4NO2, इसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्राइड। इसको अगर हम गर्म करेंगे तो हमको मिलता है N2 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O। हमने इसके लिए भी देखा प्रायोगिक तौर पर कि जो रेट होता है, जो अभिक्रिया की जो दर होती है, वो समानुपाती होती है NH4NO2 की पावर 1, दैट इज़ R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K इंटू NH4NO2 की पावर 1। तो आप खुद से देखो, ये भी हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया, प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि जो ये अभिक्रिया है, इसमें भी जो वेग होता है वो अभिकारकों की प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसलिए ये रिएक्शन भी हमारी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो देखो, ये हमारी परिभाषा है और ये उसके उदाहरण है। आपको कोई एक एग्जाम्पल लिखना है। देखो, मैं बच्चों आप लोगों को परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, लेसन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा हूँ। लेसन में तो पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है और बहुत कुछ पढ़ाया जाता भी है, बट अभी समय कम है, आप लोगों की तैयारी भी थोड़ी कमज़ोर है। इसलिए मैं उन सभी बच्चों के लिए जो वीक हैं, जिन्होंने डिटेल में नहीं पढ़ना है, उन सभी के लिए ये वीडियो तैयार किए हैं। आप सभी बच्चे बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद कर लो। आप चाहो तो ऊपर से याद करो, नहीं तो यहीं से याद करो। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। कोई एक एग्जाम्पल आप इसको याद कर लो।
ये हमारा परिभाषा और उदाहरण हो गया। देखो लिखा था क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। यही वाला क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, यही वाला क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, वो मैंने लिख दिया है। अब आगे 2 चीज़ें लिखी हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण लिखो। लक्षण हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इस सूत्र का डेरिवेशन कर लेते हैं। ये डेरिवेशन पेपर में एक आध बार ही पूछा गया है, डेरिवेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर ये सूत्र आया कहाँ से, इस सूत्र में किसका क्या मतलब होता है, अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप लोगों को सवाल करने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं इसका डेरिवेशन कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इसका डेरिवेशन। देखो हमने लिखा, माना अभिक्रिया A इक्वल्स टू प्रोडक्ट प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें लिखेंगे प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता जो A है उसकी कितनी है, स्मॉल a। शुरुआत में प्रोडक्ट होगा नहीं इसलिए 0। उसके बाद लिखेंगे T समय पश्चात सांद्रता, T समय पश्चात सांद्रता कितना हो जाएगा, A माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा x। तो लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए dx अपॉन dt, मतलब ये जो अभिक्रिया का वेग है ये समानुपाती हो जाएगा a माइनस एक्स की पावर 1। इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। ठीक है, देखो ये अब हम इसको r नहीं लिख रहे हैं, r की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, dx अपॉन dt लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, dx अपॉन dt। ये dx अपॉन dt अभिक्रिया का वेग ही है, ये x सांद्रता है जो बदल चुकी है प्रोडक्ट में, तो ये अभिक्रिया का वेग है। सांद्रता में जो समय के साथ परिवर्तन है उसको dx बटे dt लिखते हैं, r नहीं लिख रहे हैं। हमें इसका फॉर्मूला निकालना है, इसलिए हमने dx अपॉन dt लिखा है। और ये उस समय की सांद्रता है, इसकी जो पावर में 1 होगा इसके समानुपाती होगा dx अपॉन dt। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो परिभाषा है वहाँ से लिखा है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। क्लियर? देखो इसके बाद dx बटे dt बराबर k इंटू a माइनस एक्स, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और अरेंज करते हैं, dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k इंटू dt, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 का समाकलन करने पर, समीकरण 3 का समाकलन करने पर, समीकरण 3 का हमने समाकलन कर दिया। समाकलन करना आप बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं आता है वो देख लें किस तरह से करते हैं। dx अपॉन a माइनस एक्स, ये हमारा समाकलन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ k dt, ये हो गया समीकरण नंबर 4। देखो अब जिन बच्चों को फॉर्मूले आते हैं समाकलन के उनको तो ये खटाखट आ जाएगा, जिनको नहीं आते हैं उन सभी बच्चों के लिए मैं कहूँगा ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका समाकलन आप लर्न कर लो। इसका समाकलन होता है माइनस ln a माइनस एक्स, ये इसका समाकलन होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से तब इसका समाकलन ये निकलता है। ठीक है, जिनको आता हो उनके लिए तो कुछ है नहीं है, जरा सा सूत्र है, और जिनको नहीं आता हो वो याद कर लेना, इसका समाकलन ये निकलता है। ln मतलब log का बेस e होगा और यहाँ k नियतांक है, इस k को बाहर निकालो, और dt का समाकलन होता है t, और जब समाकलन सॉल्व हो जाता है तो एक कांस्टेंट आता है c, इसको हम समीकरण नंबर मान लेते हैं 5। लिखेंगे जहाँ c बराबर क्या है, c को हम बोलते हैं समाकलन स्थिरांक, जहाँ c को हम क्या बोलते हैं, समाकलन स्थिरांक। अब इस c का मान हम ज्ञात करना चाहते हैं तो लिखेंगे प्रारंभिक स्थिति से, प्रारंभिक स्थिति से, प्रारंभिक स्थिति में क्या था आप चेक करो, जब t बराबर 0, जब प्रारंभिक स्थिति में t बराबर 0 तो x बराबर कितना था 0,
देखो जब समय शुरू ही नहीं हुआ था, जब t बराबर 0 था, ये प्रारंभिक स्थिति में, तो x तो था नहीं, तो a माइनस 0 था। तो जब t बराबर 0 तो x बराबर 0 था। इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं 6 और इसका मान समीकरण 5 में रख देते हैं। समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर रखते हैं, क्या हो जाएगा? माइनस ln a माइनस 0 बराबर k इंटू 0 प्लस सी, समीकरण नंबर 7 हो गया। सॉल्व करो, ये तो टर्म 0 हो गया, तो c बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ln a, समीकरण नंबर 8 आ गया, c बराबर आ गया। अब ये जो c का मान है, ये समीकरण नंबर 5 में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 8 से c का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर क्या हो जाएगा? माइनस ln a माइनस एक्स के टी माइनस ln a, समीकरण नंबर 9, ये हमने मान रख दिया। अब इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं इस तरफ, तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा? देखो हमने इसको ट्रांसफ़र किया उस तरफ, तो क्या हो जाएगा? ln a माइनस एक्स बराबर क्या आ गया? के टी लॉग a माइनस लॉग b। इसको आपको फॉर्मूला लिखना सिखाया था पहले, तो के टी बराबर क्या हो जाएगा? के टी बराबर हो जाएगा ln a अपॉन a माइनस एक्स। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब ये लॉग नेचुरल है, इस लॉग नेचुरल को अगर हम 10 बेस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा इक्वेशन आएगा ln t के टी बराबर 2.303 लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। देखो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। देखो ये जो हमारा फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूले में हम देखें कि k जो है वो कहलाता है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, t है समय, a है प्रारंभिक मात्रा। ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से समझना। देखो डेरिवेशन हमको यही करना था, ये हमने प्राप्त कर लिया, हमारा यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया। मगर यहाँ आंसर कंप्लीट करना एकमात्र टारगेट नहीं है। अभी हमें देखो इसके लक्षण लिखने हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण लिखने हैं। तो उन लक्षणों के बारे में हम थोड़ा सा जानने से पहले आपको यहाँ पे चीज़ बता दें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको आना चाहिए कि जो k होता है उसको क्या बोलते हैं? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ठीक है, जो t होता है वह होता है समय, जितने समय हमारी रिएक्शन प्रोसेस हुई। a होता है जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता, और जो x होता है उसको हम बोलते हैं विघटित मात्रा। विघटित मात्रा मतलब वह मात्रा जो उत्पाद में बदल गई। और जो a माइनस एक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शेष मात्रा या अवशेष मात्रा। ये हमारे इस रिएक्शन में इस समीकरण में जो भी अर्थ थे, जिस चीज़ का जो भी अर्थ था वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप इसको लर्न कर लीजिए। अब हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के कुछ गुण के बारे में सीखना है।